नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी सभी एग्जाम्स की, और अपने जीवन में भी आप लोग अच्छा करेंगे, ऐसी हम दोस्तों आशा करते हैं। अब आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो, इसके लिए दोस्तों हम आपके लिए एक विशेष सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि। ये सीरीज दोस्तों आपको आगामी सभी एग्जाम्स में मदद करेगी, चाहे आप उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं या फिर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर दोस्तों आप सीटीटी, यूटीटी, यूपीटीटी या फिर किसी अन्य टैट की दोस्तों आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये सीरीज काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। अब आपको दोस्तों हमारे लिए भी एक फेवर करना है, आपको इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, पसंद आए तो लाइक करना है। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमारी मदद करिए, हमें दोस्तों एक मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन और वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे शिक्षक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक यानी कि टीचर। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को जानने से पहले दोस्तों हमें एक शिक्षक के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक है उसको किन किन विषयों की नॉलेज दोस्तों होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी को एक ही चीज मानते हैं, या फिर टीचिंग पैडागोजी चाइल्ड साइकोलॉजी एक ही चीज मानते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है और चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान दोस्तों उसका एक पार्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपको दोस्तों बालक की प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको छात्रों के बारे में भी पता होना चाहिए कि हर छात्र आपका डिफरेंट है, आपके अपने व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए, आपको शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होते हैं उन सभी का दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी मिला के दोस्तों आपका क्या बनता है? टीचिंग एप्टीट्यूड बनता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दोस्तों इन सभी चीजों का समावेशन होता है, और ये आपस में जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये अपने आप में ब्रॉड टॉपिक्स हैं। इन सभी चीजों को दोस्तों आपने पढ़ना है। तो एक एक करके दोस्तों हम इन चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आज आपको ब्रीफ नॉलेज देंगे, इसके बाद दोस्तों डिटेल वीडियोस तो आपकी आती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक एज ए टीचर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। देखिए भाई, बालक की प्रकृति का ज्ञान यानी कि बालक किस तरह का है, ठीक है, आपको उसकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। भाई बालकों के बीच में डिफरेंस होता है, कई लोग फिजिकल तौर पे डिफरेंट होते हैं बालक, यानी कि उनकी शक्ति डिफरेंट होती हैं, उनकी योग्यताएं डिफरेंट होती हैं। कई बालक होता है उनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, अलग अलग रुचियां होती हैं, उनके संवेग डिफरेंट होते हैं, स्वभाव सबका अलग अलग होता है। तो एक टीचर को दोस्तों इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको शिक्षक को पता होना चाहिए, और इन डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमें उनके संग व्यवहार करना चाहिए या फिर अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपको ये सारी चीजें कैसे पता लगेगी? जब आप बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आपको बाल मनोविज्ञान पता होगा, फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जो बाल मनोविज्ञान में जो टेक्निक्स दी हुई है उनका यूज करके आप अपनी शिक्षण क्रिया को सार्थक बना पाएंगे। तो आपको सबसे पहले बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान का मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दोस्तों, आपको उसका ठोस ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो फिर आप बालकों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान देंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आप उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होगा, बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उनके सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिसपे आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। कभी बच्चा एक ऐसा प्रश्न पूछ देगा क्लास में जो आपको नहीं आएगा, तो इससे आपको दोस्तों शर्मिंदा होना सकता है, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा दोस्तों दांव पर लग सकती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो आता है छात्रों पर शिक्षक और शिक्षण के प्रभाव का ज्ञान। देखिए, अब जब आप छात्रों को दोस्तों पढ़ाते हैं और आपका व्यक्तित्व, इन दोनों का दोस्तों आपके छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। कई जो छात्र होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं, कई लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कई लोग आपकी टीचिंग टेक्निक से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। तो आपको दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि आपके व्यक्तित्व का और आपकी टीचिंग का अपने छात्रों पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, और जिस छात्र पे जैसा प्रभाव पड़ा उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी शिक्षण क्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाई कई छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं,
ठीक है। और कई लोग जो छात्र होते हैं उनके लिए दोस्तों आपको डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है, यानी कि आपके पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ते हैं। कई लोग तो आपकी पर्सनैलिटी से वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं, तो ये चीज़ों का भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब कई तरह की दोस्तों शिक्षण विधियां होती है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो कई दोस्तों शिक्षण विधियां होती हैं, उनका दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दोस्तों छात्रों के बीच में कम्युनिकेशन करना है, उनके बीच में दोस्तों संबंध स्थापित करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों शिक्षण विधियां होती हैं, तो उनके बारे में दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए। तभी जाके दोस्तों आप बच्चों को अच्छे से शिक्षण कार्य करवा पाएंगे, यानी कि अच्छी टीचिंग दोस्तों आप कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों छात्रों के समक्ष विषय वस्तु प्रस्तुत करने की विधि का ज्ञान। अब देखिए, जो चीज दोस्तों आप दोस्तों पढ़ाने जा रहे हैं उसको दोस्तों आपको अपने छात्रों के बीच में प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, यानी कि उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। अब सोचिए, अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं और अगर आप न्यूटन लॉ पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरह से बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो बच्चे हैं उसमें इंटरेस्ट ले और बच्चे हमेशा क्लास में एक्टिव रहें और उनको उस चीज का बोध भी हो जाए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप हिंदी है, हिंदी के टीचर हैं, अगर आप अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, आप उनको जो भी आपका कंटेंट है आप उसको किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए भी दोस्तों कई तरह की विधियां होती हैं, उन विधियों का भी दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण प्रणालियों का ज्ञान, यानी कि दोस्तों आपकी टीचिंग का सिस्टम, यानी कि आप किस सिस्टम को दोस्तों अपनाएंगे। अब ये दोस्तों जो डिसीजन होता है ये टीचर पर दोस्तों निर्भर करता है, मतलब कि आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस प्रणाली का दोस्तों यूज करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों आपकी प्रणालियां होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए कम से कम आपको एक प्रणाली दोस्तों अपनानी पड़ती है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रणाली होती है, क्योंकि अगर आप एक सफल टीचर बनना चाहते हैं तो एक सिस्टम को दोस्तों आपने जरूर चुनना पड़ेगा। अब वो दोस्तों सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कभी कभार डिफर भी करता है। अब देखिए, मैं कुछ आपको प्रणालियां बताऊंगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्याख्या प्रणाली, यानी कि दोस्तों जब आप एक लेक्चर देते हैं, ठीक है, तो लेक्चर देते हैं, अब आपके एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में लेक्चरर की आवश्यकता होती है, तो आप उसमें लेक्चर देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि स्पष्टीकरण प्रणाली, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपकी स्किल्स होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन प्रणाली को आप अपनाते हैं। अब देखिए, जैसे अगर आप साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए वर्णन प्रणाली, जैसे आप कभी किसी घटना का वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विवरण प्रणाली होती है, तुलना प्रणाली होती है, यानी कि आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रणालियों में से एक या दो तीन प्रणालियों को आपने यूज करना पड़ेगा जब आप दोस्तों टीचिंग करते हैं। इसके अलावा कथा प्रणाली होती है, पुस्तक पठन प्रणाली होती है, जब आप टीचर क्या करता है, बुक को पढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बेस्ट होती है वो क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर प्रणाली होती है, यानी कि आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और वो उसका दोस्तों क्या देते हैं, आपको आंसर देते हैं। इससे क्या होता है, क्लास में बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, यानी कि स्टिमुलेटेड रहते हैं। इसके अलावा अगला आता है शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान। देखिए, जो शिक्षण के दोस्तों कई सिद्धांत होते हैं, इनका ज्ञान किसी भी टीचर को होना आवश्यक है और इसके लिए दोस्तों शिक्षक को बाल मनोविज्ञान भी आना चाहिए। ठीक है ना भैया। अब जो शिक्षक है बाल मनोविज्ञान के आधार पर ही फिर शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का दोस्तों चयन करता है। ठीक है भाई, उसको अगर बाल मनोविज्ञान पता है तो फिर वो क्या करेगा, सिद्धांतों का चयन करेगा भी कौन सा सबसे बेस्ट सिद्धांत रहेगा जिसकी मदद से हम इसको पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो फिर इसका मतलब आपकी जो टीचिंग है कहीं ना कहीं सार्थक नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके कई सारे सिद्धांत होते हैं शिक्षण के। अगर मैं सामान्य सिद्धांतों की दोस्तों बात करूं तो जैसे एक दोस्तों आपका होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है ना, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि आपको एक्टिव रखना है क्लास में बच्चों को। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत होता है, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत होता है, जो आप पढ़ाते हैं क्लास में तो आप उसको सामान्य जीवन से संबंधित करके दिखाएं। इंटरेस्ट का सिद्धांत होता है, निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, इनके बारे में दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा सिलेक्शन का सिद्धांत होता है, प्लानिंग का सिद्धांत होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत होता है। ये सभी सिद्धांत दोस्तों आपको बाल मनोविज्ञान अगर आपको आता है तो आपको दोस्तों इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। विभाजन का सिद्धांत होता है, आवृत्ति का सिद्धांत होता है, मनोरंजन का सिद्धांत होता है। ये सारे के सारे दोस्तों शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। इसके अलावा और भी कई सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में दोस्तों अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप दोस्तों अपने शिक्षण कार्य को डेफिनेटली सार्थक बना सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों जो अगली नॉलेज जो कि शिक्षक को होनी चाहिए वो है शिक्षण सूत्रों का ज्ञान। अब शिक्षण सूत्र दोस्तों ऐसी विधियां होती हैं जिनकी सहायता से दोस्तों आपकी जो टीचिंग है वो आगे बढ़ती है, यानी कि आपका जो पठन पठन कार्य है वो आगे बढ़ता है। अब ये सारे के सारे जो शिक्षण सूत्र हैं दोस्तों ये अनुभव पर आधारित होते हैं, यानी कि आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। अब इनका जो यूज है दोस्तों आपको काफी सूझबूझ के संग करना होता है, ठीक है। और ये आपके छात्र की प्रवृत्ति और मनोविज्ञान से दोस्तों जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दोस्तों शिक्षण सूत्र का यूज करने के लिए भी दोस्तों आपको बाल मनोविज्ञान को आना चाहिए और इनका जो यूज है दोस्तों आपको बड़ी सूझबूझ के संग क्लास में करना पड़ता है। मैं आपको कुछ शिक्षण सूत्रों के बारे में बताता हूं। देखिए जैसे कुछ शिक्षण सूत्र ऐसे होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर को मतलब कि अगर आप बच्चे को कोई चीज पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप उसको वो चीज बताएंगे जो कि उसको ऑलरेडी आती है, फिर उससे दोस्तों आप उसको अज्ञात की ओर को ले जाएंगे। ऐसे ही सुगम से कठिन की ओर, मतलब एक ऐसी सिंपल सी चीज बताएंगे फिर टफ चीज बताएंगे, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कोई बड़ी चीज के बारे में बताएंगे देन उसको छोटी चीज के बारे में बताएंगे, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान से तर्कशीलता की ओर, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो कि दोस्तों ज्यादातर यूज की जाती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में दो मेथड होती है, एक डिडक्टिव होती है यानी कि आपको फॉर्मूला से आंसर निकालना होता है, एक ऐसा होता है कि आपको उदाहरणों की मदद से आपको फॉर्मूला बनाना होता है, तो इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। अनुभव से तर्क की ओर, तो ऐसी दोस्तों जो शिक्षण सूत्र होते हैं इनका दोस्तों हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो आगे बढ़े, और इनका दोस्तों यूज काफी सूझबूझ से करना पड़ता है आपको। इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षक है उसके अपने व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए। क्या क्या उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, जैसे कि उसका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसमें हमेशा एनर्जी रहनी चाहिए, उत्साहपूर्वक दोस्तों उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो वेशभूषा है यानी कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि इंटरेस्टिंग तो होना ही चाहिए, सामान्य हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो। कई बार क्या होता है कि अगर शिक्षक है उसकी वेशभूषा अच्छी है तो बच्चे उससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उससे काफ़ी एक तरह से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका डल वेशभूषा है तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको ज़्यादा फिर भाव नहीं देते, मतलब आपको कहीं ना कहीं इग्नोर सा करते हैं, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, आपकी टीचिंग पे भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें एक शिक्षक में व्यक्तिगत गुण के तौर पे होनी। तो देखेंगे, देखिए शिक्षक के व्यक्तिगत गुण क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि उसका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए, यानी कि एनर्जेटिक हो, उत्साहपूर्वक पढ़ाए, सामान्य होना चाहिए लेकिन सुरुचिपूर्ण वेशभूषा होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जो वेशभूषा है वो अच्छी होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है ना। उसके अंदर दोस्तों न्याय होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुश मिजाज रहे क्लास में, बच्चों के संग सहानुभूति भी रखे, पेशेंस होना चाहिए और अपने कार्य में लगन से काम करे, ठीक है। आशावादिता होना चाहिए, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि भाई हमारे जो भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं ज्यादातर पैसिमिस्ट बन गए हैं, बार बार यही कहते रहते हैं भैया पोस्ट का बारी, पोस्ट का बारी, पोस्ट कभी नहीं आएगी ऐसे करके। तो ऑप्टिमिस्ट बनना है, पैसिमिस्ट नहीं बनना है, आशावादी बनना है, पहलकदमी करने वाला होना चाहिए, नॉलेज से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि ज्ञान संपन्नता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, एज ए लीडर काम करे, एज ए फॉलोअर नहीं, नेतृत्व करने की भी क्षमता होनी चाहिए। कक्षा में दोस्तों शिष्टाचार होना चाहिए, यानी कि कक्षा में आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप शिष्टाचार व्यवहार होना चाहिए और सदाचरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो चीजें होती हैं वो शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों ये सभी एलिमेंट्स टीचर के अंदर दोस्तों होने आवश्यक हैं। जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये सारी चीजों की दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप टीचिंग एप्टीट्यूड को सही से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही। अब दोस्तों जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें दोस्तों हम आपको शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में बताएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।